बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज़ को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। गाइज, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। इसके पहले फोटोसिंथेसिस के सभी लेक्चर्स अपलोड हमने कर दिए हैं और साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी बना दिया है। एमएससी थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बन चुकी है और बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की भी प्लेलिस्ट बन चुकी है। जो भी लेक्चर्स हैं उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एटीएस के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात यहाँ पर हम करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर होता है। ठीक है। और एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत क्या है, इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो एनर्जी है वो डायरेक्ट एटीपी के रूप में नहीं बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में एनर्जी की मात्रा बहुत कम बनती है, बल्कि यही किस रूप में बनती है, NADH और FADH के रूप में बनती है, FADH2 के रूप में बनती है। तो इसी NADH और FADH2 को तोड़ करके एटीपी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाती है। सिंपल इज दैट। और ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर होती है। इनर मेम्ब्रेन में आप देखेंगे ये जो क्रिस्टी है, ठीक है, क्रिस्टी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्रिस्टी में लगे होते हैं F0 और F1 पार्टिकल लगे होते हैं। ठीक है। और उसी F1 और F0 पार्टिकल में एटीपी का सिंथेसाइजेशन होता है। इसलिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत बड़ा रोल है, इनर मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है। और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। एटीपी का या एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है, या ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। ऐसा बहुत क्वेश्चन है, बहुत ऐसे कंपटीशन है जिनमें ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आइए मैं आपको यहाँ पर डिटेल बताता हूँ कि एक्चुअली में किस तरीके से एटीपी का सिंथेसाइजेशन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से होता है। आइए डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाय द एंड ऑफ क्रेब्स साइकिल, जब क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद की जो प्रोसेस होती है उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, जिसमें ग्लूकोज का सिंथेसाइजेशन कंप्लीटली ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है। यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडाइजेशन कंप्लीटली क्रेब्स साइकिल में हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर NADH और FADH2 के रूप में जो एनर्जी बनती है, इसी एनर्जी को तोड़ने की जो प्रोसेस होती है, या कह सकते हैं इसका ऑक्सीडाइजेशन जो होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो प्रोसेस होती है कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर होती है। ओके। द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, एक कैरियर से दूसरे कैरियर में जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है या मूवमेंट करता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की प्रोसेस होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके। इसके पहले अपने लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा था, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको भी बोलते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था। बट उसके केस में हो क्या रहा था, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा था और वहां पर इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहा था NADPH और ATP बनाने के लिए। ठीक है, जिसका यूज फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में हो रहा था, तो उसको भी बोलते हैं। बट यहाँ पर जो हो रहा है ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर हो रहा है। सिंपल इज दैट। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन। माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन बोलते हैं या माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट, अब आगे हम यहाँ पर डायग्राम की बात करेंगे। जो मेन डायग्राम है यही आपको समझना है कि एक्चुअली में कैसी प्रोसेस होती है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और कैसे NADH ब्रेक होगा, FADH2 ब्रेक होगा, और फाइनली इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा। एक एक स्टेप क्या यहाँ पर डायग्राम में मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल में अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जल्दी आ जाएगा। हर ट्यूसडे को एक लेक्चर यहाँ पर मिलता है, जो कि कन्फर्म है।
MSc थर्ड सेमेस्टर और BSc फिफ्थ सेमेस्टर वालों का। उसके बाद बैक टू बैक डेली लगभग 1 या 2 वीडियो आ ही जाता है। इंफॉर्मेशन का वीडियो भी आता है और लेक्चर का भी वीडियो आता रहता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे चालू करती है। तो ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबके समझ में इतना आसानी से नहीं आता। यही डायग्राम सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन का है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये पूरा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, मीन्स जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। और उसके बाद ये मैट्रिक्स है, इधर साइड का पूरा मैट्रिक्स है। NCERT से ये डायग्राम लिया गया है। और ये है इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन ये है। हमने कहा था कि इनर मेम्ब्रेन पर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, ठीक है। आइए देखते हैं अब कौन कौन सा यहाँ पर आपको जो एनर्जी सब्सटेंस है उसको तोड़ना है और कौन कौन से स्टेप पर ये चलता है, यहीं पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, क्रेब साइकिल पढ़ाते समय भी आपको हमने बताया था कि NADH से एक NADH से 3 ATP बनता है। कितने ATP बनता है? 3 ATP मॉलिक्यूल बनता है, एज सिंपल इज दैट। और एक FADH2 से कितने ATP बनते हैं? 2 ATP बनता है। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब कैसे 2 ATP इससे बनता है और कैसे NADH से 3 ATP बनता है, इसी का कन्फ्यूजन, यही कन्फ्यूजन आपका मैं दूर करने वाला हूँ। ये आप ध्यान से देखिएगा, ओके। चलिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं NADH प्लस H ऐसे होता है और ये टूट जाता है। पहला यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो होगा, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद सेकंड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है और ये थर्ड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। थर्ड पहले यूज हो जाएगा, उसके बाद सेकंड यूज हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फोर्थ कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर फिर F1 पार्टिकल है, F0 और F1 पार्टिकल, ये दोनों हो जाएंगे जहाँ पर ATP का सिंथेसाइजेशन होता है। तो ये सभी पार्ट के नाम पहले याद कर लीजिए कौन कौन से हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर NADH ब्रेक होगा और कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस में, ठीक है ना। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सेकंड कॉम्प्लेक्स की बात हम बाद में करते हैं, पहले फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को ध्यान दें। ये प्रोटीन सब्सटेंस का पूरा कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बना होता है, जो कि मेम्ब्रेन पर होता है। सिंपल इज दैट। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ से ये निकलेंगे। दोनों हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन आयन, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा, जिसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन करके यहाँ से आएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ कभी नहीं आएंगे। तो सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करने वाला जो होगा FMN हो जाएगा और इसको रिमूव कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, Fe यानी आयरन सल्फर के पास चला जाएगा। ये यानी कि फ्यूमरेज मोनो न्यूक्लियोटाइड से आयरन सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन फाइनली चला जाएगा और एक एक करके इलेक्ट्रॉन आगे पास होगा, ठीक है, सिंपल। 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ से चला जाएगा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे चला जाएगा। उसके बाद 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ से मैट्रिक्स से भी यहाँ से चला जाएगा, यानी टोटल इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मॉलिक्यूल से 4 हाइड्रोजन एटम इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे चला जाएगा, ठीक है। टोटल कितने हुए? 4। अभी इस 4 की हम बाद में बात करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव कर जाएगा यूबिक्विनोन के पास। साथ ही साथ इस डायग्राम पे यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम इनर मेम्ब्रेन से इसके पास फिर से चला जाएगा। तो यूबिक्विनोन जो होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद और हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद UQH2 में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, ओके। और ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा हाइड्रोजन एटम जो दोनों होंगे, जो यहाँ से पास किया था माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, मैट्रिक्स से, वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा आउटर साइड पे। 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ से चले गए। उसके बाद इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेगा साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी से आयरन सल्फर के पास जाएगा, आयरन सल्फर से साइटोक्रोम सी के पास जाएगा
और साइटोक्रोम सी से ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना ध्यान देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो साइटोक्रोम बी से आयरन सल्फर के पास, आयरन सल्फर से साइटोक्रोम सी से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 में चला जाएगा। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स 4 पे हम यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। फाइनली जो इलेक्ट्रॉन था वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से चल के 3 से क्रॉस होता हुआ 4 पे चला गया। सेकेंड की बात ही अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है यहाँ कॉम्प्लेक्स 4 में। ओके, और फाइनली यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम हमने बताया था कि वो आउटर स्पेस पे गया था। अब यहाँ से मैट्रिक्स से भी 2 हाइड्रोजन एटम मैट्रिक्स में चला जाएगा, तो टोटल 4 हाइड्रोजन एटम यहाँ भी पहुँच गया। ठीक है, एज सिंपल इज दैट। 4 हाइड्रोजन यहाँ से, 4 हाइड्रोजन यहाँ से, टोटल कितने हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन हो चुके हैं, हाइड्रोजन एटम हो चुके हैं। ओके, अब कॉम्प्लेक्स 3 के बाद जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्रॉस होता हुआ साइटोक्रोम सी से आया था कॉम्प्लेक्स 4 में, यहाँ पर सबसे पहले उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला होगा कॉपर, और कॉपर से चला जाएगा साइटोक्रोम ए, और साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम ए से फिर चला जाएगा कॉपर 6 के पास, सॉरी कॉपर बी हो जाएगा, यहाँ पर कॉपर बी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ मैं, कॉपर बी हो जाएगा और ये कॉपर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया है कॉपर बी के पास, यहाँ पर फाइनली ध्यान दीजिएगा, फाइनली यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम जो मैट्रिक्स से मिलेगा और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर ऑक्सीजन का लगेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2m मीन्स वाटर में H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक ऑक्सीजन एटम हाफ 1/2 करके दिया है, हाफ, यानी कि एक एटम ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन एटम का यूज होगा। और फाइनली जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता है तब ये प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रॉन के कॉपर बी के पास पहुँचते ही 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम यूज हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाएगा। ओके, सिंपल। और इस कंडीशन पे यहाँ पर मैट्रिक्स से 2 हाइड्रोजन एटम अगेन इस कॉम्प्लेक्स से, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से आउटर स्पेस में चला जाएगा। फाइनली 3 ऐसे पोजीशन हैं, 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पर हाइड्रोजन एटम आउटर इनर मेम्ब्रेन के आउटर स्पेस पर पहुँच रहा है। ठीक है, तो 4 यहाँ से, 4 यहाँ से और 2 यहाँ से, टोटल 10 हाइड्रोजन एटम यूज होते हैं एक एटीपी के 3 मॉलिक्यूल बनाने के लिए। मतलब एक NADH ब्रेकडाउन हुआ, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से और 2 यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर 3 स्पेसेस से, 3 कॉम्प्लेक्स मटेरियल से, मतलब एक कॉम्प्लेक्स यहाँ से, दूसरा कॉम्प्लेक्स यहाँ से, तीसरा कॉम्प्लेक्स यहाँ से, तीनों कॉम्प्लेक्स से बारी बारी हाइड्रोजन एटम 3 बार आ रहा है। इसलिए एक बार यहाँ से आएगा तो एक ATP बनाएगा, फिर दूसरी बार यहाँ से आएगा, दूसरा ATP बनता है, और तीसरी बार यहाँ से आता है, इसलिए 3 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं एक NADH के ब्रेकडाउन होने से। यानी एक NADH ऑक्सीडाइज होगा तो 3 ATP मॉलिक्यूल बनेगा। सिंपल। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 3 ATP कैसे बनते हैं, एक NADH से 3 ATP कैसे बनते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ATP बनता कैसे है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हाइड्रोजन एटम के आते ही पहले F0 पार्टिकल में जाएगा, F0 पार्टिकल में जाने के बाद F1 पार्टिकल में जाएगा, जहाँ पर ATP सिंथेटेज एंजाइम लगता है। ATP सिंथेसिस एंजाइम का काम होता है ATP सिंथेसिस में हेल्प करना। सिंपल। तो एक ADP मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक फास्फेट यूज होंगे, तो यहाँ पर ATP का सब्सटेंस तैयार हो जाएगा, बन जाएगा। ओके, फाइनली जो हाइड्रोजन एटम बचेगा वो यहाँ पर रिलीज हो जाएगा अगेन इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स में अगेन रिलीज हो जाएगा। ओके, अब चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो होगा FADH2 का। FADH2 का क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स सेकेंड में देखते हैं। अब यहाँ तक की प्रोसेस आपको नहीं ध्यान देना है, ये NADH के लिए है। ओके, यहाँ की प्रोसेस कॉम्प्लेक्स सेकेंड में ध्यान देते हैं।
जहाँ पर FAD जो FADH2 था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा यानी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और FAD में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उसको एक्सेप्ट करने वाला होगा यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन से यहाँ से जिस तरीके से हाइड्रोजन एटम यहाँ पर ऐड हुआ था उसी तरीके से हाइड्रोजन एटम यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा और फाइनली यूबिक्विनोन H2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से जो दो हाइड्रोजन एटम है वो चला जाएगा आउटर स्पेस में। ध्यान से देखिए, आउटर स्पेस में यहाँ से दो हाइड्रोजन एटम चला जाएगा और वहीं पर मैट्रिक्स से भी दो हाइड्रोजन एटम इसी कॉम्प्लेक्स से बाहर आउटर स्पेस में चला जाएगा यानी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चला जाएगा। फाइनली इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या होता है? बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर चला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पोजीशन से ही हाइड्रोजन जा रहा है, दूसरे पोजीशन से यहाँ से जा रहा है। NADH में 3 कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लगते हैं प्रोटीन के, जहाँ पर 3 जगह से हाइड्रोजन एटम जाता है ऐसे करके, इसलिए 3 ATP बनता है और 2 ही स्पेसेस से यहाँ पर 2 ही पोजीशन से हाइड्रोजन एटम जाता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही ATP बनता है। एक FADH2 से ब्रेक होने के बाद, ऑक्सीडाइज होने के बाद 2 ATP बनता है और NADH से 3 ATP बनता है। यही था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यही है। आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, रिवर्स करके एक बार जरूर वीडियो को देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि NADH के टूटने से 3 ATP बनता है और FADH के टूटने से 2 ही ATP मॉलिक्यूल बनता है। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ कोएंजाइम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो बना होता है कोएंजाइम साइटोक्रोम दैट टेक पार्ट इन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम केमिकल टू इट्स अल्टीमेट एक्सेप्टर। फाइनली यहाँ पर कोएंजाइम, कई प्रकार के कोएंजाइम के सीरीज होती है जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है साइटोक्रोम का। ओके, द passes of electron from one enzyme or cytochrome to next takes place। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पास करने का जो काम करता है वो मोस्टली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइटोक्रोम, जो एक स्पेस से यानी एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। फाइनली आपने देखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तभी यहाँ पर वाटर बनता है और वाटर बनने के साथ साथ हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं। हाइड्रोजन एटम रिमूव होंगे तभी ATP का सिंथेसाइजेशन F1 पार्टिकल में होगा। ठीक है, वो अपने डायग्राम में देख लिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ऑपरेट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मोस्टली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर ये होता है, जहाँ पर F1 और F0 पार्टिकल लगे होते हैं। ये आपने अच्छे से देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, द इलेक्ट्रॉन कैरियर इंक्लूड फ्लेविन, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, कीनोन एंड साइटोक्रोम। मोस्ट ऑफ देम आर प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ द प्रोटीन। मोस्टली जो होते हैं प्रोटीन के प्रोस्थेटिक ग्रुप से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ 4 कॉम्प्लेक्सेस। मोस्टली 4 कॉम्प्लेक्स से बने होते हैं, वो हमने आपको दिखा दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, which are found in bases of Stark particles in the inner mitochondrial membrane and also ubiquinone, UQ से शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था आपने देखा, और कोएंजाइम क्विनोन एंड साइटोक्रोम C which are not bound to Stark particle but act as mobile electron carrier between the complexes। फाइनली गाइज, आपको जो शॉर्ट नोट हमको देना था वो हमने आपको दे दिया है। इतना शॉर्ट नोट बहुत काफ़ी है आपके लिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन यहीं पर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा।
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ लीजिए, आपके किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन माइटोकॉन्ड्रिया, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मोस्टली यही पूछता है कि NADH से कितना ATP बनता है और कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है, कौन कौन सा इसमें कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ आपको हमने दिखाई दिया है, और साथ ही साथ कितने ATP मॉलिक्यूल बनते हैं FADH2 से। ओके, एज सिंपल इज दैट। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।